फ्रेंड्स, आज हम पुनः एक नए लेक्चर को लेकर उपस्थित हुए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम जिस व्याधि या जिस रोग के बारे में चर्चा करेंगे उसकी आयुर्वेद में महारत हासिल है। उस व्याधि के ऊपर आयुर्वेद की महारत हासिल है। वो रोग है बगंदर, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज में फिस्टुला इन एनो कहते हैं। फिस्टुला इन एनो या बगंदर, आयुर्वेद में इसका वर्णन बगंदर के नाम से जाना जाता है। ये जिस क्षेत्र या जिस ऑर्गन पे होता है उस ऑर्गन के विषय में थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बगंदर जानने के पहले हम एनल कैनाल में ये बीमारी होती है, उस एनल कैनाल की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एनल कैनाल ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का टर्मिनल पार्ट या अंतिम छोर होता है। इसकी शुरुआत रेक्टम जो पार्ट होता है, इसोफेगस, स्टमक, जेजुनम, इलियम, कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, देन रेक्टम। तो रेक्टम और एनल कैनाल का जो जंक्शन है वहां से इसका प्रारंभ होता है, यानी रेक्टम जहाँ खत्म होता है वहां से एनल कैनाल की शुरुआत होती है। लगभग ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई गई है। तो इसके मेनली जो 3 पार्ट होते हैं। एनोरेक्टल जंक्शन से ये प्रारंभ होता है और एनल वर्ज यानी जो किनारा होता है, एनस का जो किनारा होता है वहां तक ये एनल कैनाल आती है। इसके मेनली जो 3 पार्ट बताए गए हैं, सर्जिकल एनाटॉमी के हिसाब से हम देखें, जो जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी रोग को समझने में ट्रीटमेंट के दृष्टिगत रखते हुए, तो उसमें पार्ट बताए गए। पहला पार्ट है कॉलमनर पार्ट, बीच का पार्ट है इंटरमीडिएट पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है कुटेनियस पार्ट। तो 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया, कॉलमनर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड कुटेनियस जोन, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है। अब इसको हम देखें कि एक एक पार्ट कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जिसके की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसकी पैथोलॉजी को समझने में, बगंदर की पैथोलॉजी को समझने में, बगंदर के ट्रीटमेंट को समझने में जिन पार्ट्स की आवश्यकता होती है उन पार्ट्स के विषय में हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। तो जो 3 पार्ट होते हैं, उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है, कॉलमनर पार्ट जिसको कहते हैं, सबसे ऊपर का जहाँ से रेक्टम खत्म होता है, उस रेक्टम में जो एम्पुला है, इस एम्पुला के नीचे स्क्वैमस कॉलमनर जंक्शन होता है। उसके नीचे का जो पार्ट है, यानी उस पार्ट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सबसे मेन स्ट्रक्चर है ये जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो वेवी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं। इस प्रकार से पूरी एनल कैनाल की जो गोलाई है उस गोलाई में चारों तरफ लटकते रहते हैं। लगभग 10 से 12 इनकी संख्या होती है। इनको कहते हैं, ये सभी मिलके कॉलम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी। एनल कॉलम भी कहते हैं या कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी कहलाता है। ये चारों तरफ एनस की जो गोलाई है उस गोलाई के चारों तरफ ये म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड ऊपर से लटकते रहते हैं। इनको कहते हैं कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी या एनल कॉलम्स। ये नीचे की तरफ मिलके एक वेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन फॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं डेंटेट लाइन या इसी को कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ की ये म्यूकस मेम्ब्रेन नीचे की तरफ पूरी एक बन मिलती है, उसको कहते हैं डेंटेट लाइन। इसका एनाटॉमिकल या इसका सर्जिकल एनाटॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कि जो पाइल्स होती है या फिशर होते हैं या फिस्टुला होते हैं या XYZ कोई भी इस पार्ट की जो डिजीज होती है, उनमें किसी में पेन होता है, किसी में पेन नहीं होता। पाइल्स भी आपने देखे होंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। कुछ पाइल्स के मरीज बताते हैं कि बहुत सीवियर पेन होता है, कुछ पाइल्स के मरीज बताते हैं कि पेन नहीं होता। तो यहाँ पर इसका रोल है। इस डेंटेट लाइन के ऊपर जो होते हैं, जो भी पैथोलॉजी होगी वो पेनलेस होती है।
उसका नर्वस सिस्टम इस प्रकार का है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, स्प्लैंकनिंग नर्व्स होती हैं जिससे कि पेन की फीलिंग आपको नहीं होती है। और उसके नीचे के पार्ट में यदि कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है, कोई पाइल्स होता है, फिसर होता है, तो उसमें सीवियर पेन होता है, तो उसमें पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है, इस कारण से पेन सेंसिटिव होता है और डेंटेड लाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है पेनलेस होता है। इसीलिए कुछ पाइल्स के मरीजों को पेन होता है, कुछ पाइल्स के मरीजों को पेन नहीं होता। अब इन जो डेंटेड लाइन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं, वो फोल्ड नीचे की तरफ जो है वो एक प्रकार से वाल्व का काम करते हैं, मिले होते हैं, और मिले होने की वजह से इस प्रकार का फोल्ड बनता है। तो ये एक प्रकार से वाल्व, एनल वाल्व की तरह काम करते हैं। इस एनल वाल्व के वहां पर एक गड्ढा होता है जिसको क्रिप्ट कहते हैं, एनल क्रिप्ट कहलाते हैं। ये क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, इसके अंदर साइड में, यानी जो मसल्स है उस मसल्स के अंदर में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इसको कहते हैं एनल ग्लैंड्स। इन एनल ग्लैंड्स का क्या रोल है? पूरी गोलाई में एनल ग्लैंड्स होती हैं, उन एनल ग्लैंड से एनल डक्ट निकलती हैं, और एनल डक्ट जो है वो यहाँ पर आके एनल क्रिप्ट्स के अंदर ओपन होती है। इसका रोल क्या है? सामान्यतः इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब फीकल मैटर, जब स्टूल पास होता है रेक्टम से एनल कैनाल के थ्रू, जब स्टूल निकलता है, उस समय इस एनल कैनाल को म्यूकस, जो ग्लैंड्स होती हैं उससे म्यूकस निकलता है, वो लुब्रिकेट करने का काम करती हैं, उस एनल कैनाल को लुब्रिकेट करने का काम करती हैं, यानी चिकनाहट करती हैं, जिससे कि स्टूल आसानी से पास हो जाए, कोई रुकावट ना हो, पेनफुल फीलिंग ना हो पेशेंट को, व्यक्ति को। उसका एक ही काम है कि उस निकलने के जस्ट पहले, जो स्टूल निकलता है, मल निकलता है, उसके ठीक पहले वो अपना सीक्रेशन करती हैं, और वो सीक्रेशन जो है उस एनल कैनाल को चिकना कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, जिससे कि स्टूल आसानी से बाहर की तरफ पास हो जाता है। यदि इन ग्लैंड्स में सीक्रेशन न हो, जैसे कि ओल्ड एज में खासतौर से हम देखते हैं सारी ग्लैंड्स के सीक्रेशन कम होने लगते हैं, सूख जाते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल की समस्या बनी रहती है। उसका कारण यही है कि एनल ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है वो कम हो जाता है या नहीं होता है, जिसकी वजह से कि हार्ड स्टूल होना शुरू हो जाता है, मोशन में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ पर जो एनल ग्लैंड्स होती हैं, जो डिजीज आज हम देखने वाले हैं फिस्टुला एनो, बगंदर, तो उन बगंदर जो डिजीज है उसमें वो एक प्रकार से इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन कहाँ से आता है? इसके पहले जैसे कॉन्स्टिपेशन, सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनको फिसर होने की संभावना है, उनको फिस्टुला होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिसर पहले क्या होगा, जो हार्ड स्टूल जब पास होगा और तो वहाँ पर क्या होगा, टीयर हो जाता है, कट जाता है। तो जब कटता है, और वो फीकल मैटर क्या है, इन्फेक्टेड मटेरियल है, तो उसका इन्फेक्शन, ग्लैंड्स ओपन हो गई तो उस ग्लैंड्स में वो इन्फेक्शन चला जाता है। जब इन्फेक्शन चला जाएगा तो उसके बाद में वहाँ पर एब्सेस क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेशन होगा, देन उस ग्लैंड्स में, एनल ग्लैंड्स जो हैं, उन एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने की वजह से एब्सेस क्रिएट होता है। वही एब्सेस जाके यदि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर न हो तो वो है फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो कुछ स्ट्रक्चर्स इंटरमीडिएट कॉलमनर जोन्स की हुई। डेंटेड लाइन का इंपॉर्टेंस आपको बता दिया कि उस डेंटेड लाइन के ऊपर जो पैथोलॉजी होगी उसमें पेन लेस होगा, और डेंटेड लाइन के नीचे जो पैथोलॉजी होगी या जो भी कारण डिजीज होगी वो पेनफुल होती है। अब एनल कैनाल का काम क्या है? एनल कैनाल का जो रोल होता है वो है फीकल मैटर को पास आउट करना, फीकल मैटर या स्टूल को पास निकालना, तो कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उस कंट्रोलिंग की जो पावर होती है वो एनल कैनाल के चारों तरफ कुछ मसल्स होती हैं, उन मसल्स को कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ओपनिंग एनस जो हमेशा बंद रहती है, क्यों बंद रहती है? क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वो मसल्स होती हैं, दो ग्रुप्स में होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल, देन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। ये जो बाहर की तरफ जो बताई गई है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, और जो अंदर साइड में ये वाली है
ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल्स क्या होता है, किसी भी ओपनिंग के चारों तरफ जो मसल्स होती हैं उनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर मसल्स जो है उस एनल कैनाल को, बस एनल ओपनिंग को बंद रखने का काम करती है, कंट्रोल। जब ये मसल्स वीक हो जाती हैं या इन मसल्स ने जब काम करना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द फीकल मैटर। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब फीकल मैटर या स्टूल पास हो जाता है। ये इसी की वजह से होती है कि जब मसल्स वीक हो जाती हैं, ओल्ड एज में हम देखते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब स्टूल पास हो गया। उसका कारण वही है कि मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स वीक होने की वजह से स्टूल पास हो जाता है और व्यक्ति को कंट्रोलिंग पावर जो है वो कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है। तो ये कुछ एनाटॉमी जो कि हमारे काम की है उसमें हम देखते हैं। ये जो मसल्स बताई है, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स एंड इंटर स्फिंक्टरिक ग्रूव, दोनों के बीच का जो ग्रूव होता है ग्रूव कहलाता है। और तीसरी मसल होती है, हाई पर होती है, प्यूबर रेक्टलिस या लेवेटर एनाई। तो ये अब हम देखते हैं फिस्टुला के बारे में, भगंदर के बारे में। फिस्टुला इन एनो, जिसको आयुर्वेद में भगंदर के नाम से जानते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन Anal fistula is a small tunnel that connects an abscess, an infected cavity in the anus, to an opening on the skin around the anus। मतलब एक कैनाल होती है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, स्मॉल कैनाल टनल बन जाती है, जो कि एब्सेस से कनेक्ट होती है। कनेक्ट एंड एब्सेस, जो मैंने आपको बताया कि एब्सेस कैसे बना, उस एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन के कारण। तो उस एब्सेस से लेके और एक स्किन के ऊपर, यानी जो एनस की ओपनिंग है उसके चारों तरफ कहीं पर भी ओपनिंग होती है, उससे उस कैनाल का कनेक्शन होता है। इसको कहते हैं फिस्टुला इन एनो। आयुर्वेद में इसकी डेफिनेशन जो बताई वो है भग गुद बस्ती प्रदेश दारणाच भगंदरा। आचार्य सुश्रुत ने इसकी डेफिनेशन बताई, भग गुद बस्ती प्रदेश दारणाच भगंदरा। दारणाच मतलब क्रैक हो जाना, टूट जाना। भग गुद बस्ती प्रदेश, ये इसको हम मॉडर्न में पेरिनियम रीजन कहते हैं। यानी जो एनस ओपनिंग होती है, उस एनस ओपनिंग के जो चारों तरफ का जो पार्ट होता है उसको मॉडर्न में पेरिनियल एरिया कहलाता है। और उसी को आचार्य सुश्रुत ने इस प्रदेश के नाम से बताया, भग गुद बस्ती प्रदेश। जो ट्रायंगल बनता है जेनेटल पार्ट से लेके एनल कैनाल के नीचे तक का जो ट्रायंगल पार्ट बनता है उसको कहते हैं, इस प्रदेश के नाम से आचार्य सुश्रुत ने बोला। वहां पर यदि कुछ होता है, गुदस्य द्वयंगुली क्षेत्रे, एक और डेफिनेशन बताइए, गुदस्य द्वयंगुली क्षेत्रे पार्श्वतः पिडकार विकृत। मतलब यानी गुद की जो ओपनिंग है उसके 2 अंगुल के एरिया में यदि कोई पिडिका होती है, इसमें की वेदना होती है, यानी जो एब्सेस बन रहा है एक प्रकार से, इसमें पेशेंट की जो हम हिस्ट्री जब लेते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री में भी ये आता है कि अचानक भगंदर नहीं बन जाता, उसके पहले पिडिका होती है, एब्सेस क्रिएट होता है, देन भगंदर होता है। तो ऐसी पिडिका जिसमें कि बहुत वेदना हो, वो जाके जो है भगंदर में कन्वर्ट होती है। भग शब्द से मतलब क्या, भग शब्दों गुदो दल लक्षणम भगवत दारियत, यानी गुदा का जो एरिया होता है उस एरिया को भग शब्द के नाम से जानते हैं। अभिन्ना पिडका भिन्नास्तु भगंदरा, यानी जब तक वो फूटी नहीं है, जब तक वो फूटा नहीं है, रप्चर नहीं हुआ है, तब तक उसको हम पिडिका कहते हैं। और जब पिडिका फूट जाती है, भिन्नास्तु भगंदरा, तब उसको भगंदर कहलाने लगता है। इसके कारण देखें, कारण क्या है, इटियोलॉजी, इसकी निदान क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एनोरेक्टल एब्सेस, उस एरिया में जो एब्सेस क्रिएट होता है, इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन की वजह से विद्रधि या एब्सेस जिसको हम कहते हैं, फोड़ा, सामान्य भाषा में हम फोड़े के नाम से जानते हैं, वो हो जाता है। इसलिए उस एरिया का जो एब्सेस यदि क्रिएट होता है उसका ट्रीटमेंट हमको ध्यान से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, तब जाके वो क्रिएट होता है। नहीं तो एब्सेस यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तब वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, मेनली क्रॉन्स डिजीज, इंटेस्टाइन की डिजीज है, तो ये भी यदि हो तो ऐसे लोगों को भी फिस्टुला होने की संभावना होती है।
हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द एनल रीजन, कोई चोट लगी हो उस एनल रीजन में, यानी कहीं जैसे कहीं इसको आचार्य सुश्रुत ने भी इसके लिए आगंतुक भगंदर के नाम से इसको बताया। कोई कील लगी हो, उस कील कुर्सी के ऊपर यदि कोई बैठ जाए तो वो एक प्रकार का ट्रॉमा हो गया, उस व्यक्ति को उस एरिया में ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा हुआ तो उसमें भगंदर इन्फेक्शन होगा, देन इन्फेक्शन के बाद एब्सेस बनेगा, एब्सेस के बाद में भगंदर क्रिएट होता है। प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी ऑफ द एनल रीजन, प्रीवियस यानी पहले यदि कोई कैंसर हुआ हो, उस व्यक्ति को कैंसर होने का उसको रेडिएशन थेरेपी दी गई हो तो उसकी वजह से भी फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। आयुर्वेद में भी कुछ कारण बताए गए हैं। आयुर्वेद में जिसके प्रकार होते हैं उन प्रकार के हिसाब से अलग अलग कारण, बहुत सारे कारण बताए हैं। वातज भगंदर के कुछ अलग कारण है, पित्तज भगंदर के कुछ अलग कारण है, कफज के अलग है, सन्निपातज के अलग है। तो जो कॉमन कारण है वो जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्रवाहन। प्रवाहन मतलब कांखना, कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, वो यदि प्रेशर लगाता है स्टूल को पास करने में तो उसको बोलते हैं प्रवाहन। यही होता है कि जब प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर लगाने की वजह से वहां पर टीयर हो जाता है, तो टीयर होने की वजह से इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बाद में एब्सेस बनेगा, एब्सेस के बाद में फिस्टुला बन जाएगा। अत्युत्काश अश्वपृष्ठ, यानी पहले के जमाने में जो सवारी जो होती थी, पुराने जमाने के हिसाब से संहिता में जो कारण लिखा है, कई कई किलोमीटर घोड़ों के ऊपर, ऊंट के ऊपर सवारी करनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से भी भगंदर होने की संभावनाएं रहती थी। आज वो कारण परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए इसको अपन देखेंगे। अब हम देखें इसके क्लिनिकल फीचर, क्या इसमें लक्षण होते हैं। फ्रिक्वेंट एनल एब्सेस, फ्रिक्वेंटली मतलब ये इस प्रकार की हिस्ट्री पेशेंट बताता है हमको। पेशेंट आता है और बताता है कि मवाद निकल रही है। एब्सेस का मुख्य लक्षण क्या है? पस डिस्चार्ज। तो पेशेंट से हम पूछते हैं कि ये पस जो है अभी निकल रही है कि कई कब से निकल रही है, तो बताता नहीं, ये निकलती है, ठीक हो जाती है, पुनः 3 महीने के 2 महीने या 6 महीने के बाद में पुनः वहां पर स्वेलिंग आती है, सीवियर पेन होता है और वो फट जाता है। फटता है तो पस निकलती है, फिर पेन कम हो जाता है। इस प्रकार की जो साइकिल है, हिस्ट्री पेशेंट कई महीनों या कई सालों की भी बता सकता है। जैसे शुरुआत में इसकी होती है पेन एंड स्वेलिंग अराउंड द एनस। यदि भगंदर बस्ट नहीं हुआ है, वो पीड़िका सुश्रुत ने जो पीड़िका बताई वो बस्ट नहीं हुई है, फटी नहीं है, तब उसमें पेन होगा और स्वेलिंग होगी एनस के चारों तरफ, कहीं पर भी पेन और स्वेलिंग हो सकती है। ब्लडी और फाउल स्मेलिंग ड्रेनेज, तो उसमें जब पक जाता है, इसको हम पकना कहते हैं, एब्सेस बन जाएगा तो उस समय वो डिस्चार्ज होता है, उसको पस कहते हैं। फ्रॉम एन ओपनिंग, वहां पर एक ओपनिंग बन जाएगी और वहां से पस डिस्चार्ज होता है अराउंड द एनस। द पेन में बी डिक्रीज आफ्टर द फिस्टुला ड्रेन। जब पस निकल जाएगी, जैसे ही पस निकल जाती है वैसे ही पेशेंट का जो पेन और स्वेलिंग है वो खत्म हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। इरिटेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एनस फ्रॉम द ड्रेनेज, जो ड्रेनेज हो रहा है, जो पस निकल रही है, उस पस की वजह से एनस के चारों तरफ की स्किन जो है वहां पर इरिटेशन, खुजली, जलन, इस टाइप की लक्षण भी पेशेंट बताता है। पेन विद बाउल मूवमेंट, जब मूवमेंट होती है उस समय, यानी जब इंटेस्टाइन में जब मूवमेंट होती है तो उस समय पेन हो सकता है। किसी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग, पस के साथ साथ ब्लीडिंग की भी कंप्लेंट मिल सकती है। पस मिक्स विद ब्लड, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होने के कारण किसी किसी पेशेंट को फीवर, चिल यानी ठंड लगती है पेशेंट को, एंड जनरल फीलिंग ऑफ द फटिक। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के जो सिस्टेमिक फीचर होते हैं वो भी इसमें दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देते हैं। अब इसमें हम देखें कि क्या किस प्रकार का दिखाई देता है। ये जो छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये एनस है, इस एनस के पास में ये छोटी सी ओपनिंग है। क्रॉनिक ड्रेनेज फ्रॉम द नॉन हीलिंग एब्सेस, यानी कई महीनों की जो ड्रेनेज पेशेंट बताता है कि वहां से मवाद निकल रही है। पेन विथ डिफिकेशन, स्टूल जब पास करता है तब पेन होता है। प्लूराइटस एनस, यानी मतलब खुजली होना, उस एनल कैनाल के चारों तरफ, एनस ओपनिंग के चारों तरफ खुजली, इरिटेशन हो सकता है। सिस्टेमिक सिम्टम इफ एब्सेस गेट्स इन्फेक्टेड, जब एब्सेस है, इन्फेक्शन तो है ही, जब इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसमें सिस्टेमिक सिम्टम जो कि फीवर है, चिल है, इस प्रकार के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। और इसके फिजिकल एग्जामिनेशन जो किए जाते हैं, ये तो पेशेंट ने कंप्लेंट बताई,
कंप्लेंट के आधार पर ही ट्रीटमेंट हमको शुरू नहीं कर देना चाहिए, पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए बिना एग्जामिन किए, क्योंकि पेशेंट के लिए उस क्षेत्र की जो भी बीमारी होती है, गुर्द प्रदेश की जो कोई भी बीमारी होती है, मरीज जो है उसको बवासीर के नाम से ही बोलता है, साहब मुझे बवासीर हो गया। यदि आपने हिस्ट्री प्रॉपर नहीं ली, यदि आपने एग्जामिनेशन नहीं किया, पेशेंट को नहीं देखा, तब आप बवासीर का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, जबकि उसको बवासीर है ही नहीं, पाइल्स है ही नहीं, उसको तो फिस्टुला है। तो एग्जामिनेशन जरूरी है। उस एग्जामिनेशन को आप किस प्रकार से करना है, ये हम मुकंदर का जो नेक्स्ट पार्ट एपिसोड बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना न भूलें, जिससे कि आगे हम इसी प्रकार के और खास तौर से शल्य से संबंधित टॉपिक्स पर लेक्चर तैयार करेंगे और आपको शेयर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।